हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल इक्वेशन अर्थात व्युत्क्रम समीकरण। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर एक समीकरण देख रहे हैं और इस समीकरण को गौर से देखने पर पता चलता है। चलिए हम एक काम करते हैं कि इसके गुणांकों को देखते हैं। 1, 2, 5, 2, 1। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 2, 5, 2, 1। चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं इस समीकरण में मैं x के स्थान पर 1/x रख के देखता हूँ। x के स्थान पर क्या रखता हूँ? 1/x रख के देखता हूँ कि कितना मिलता है मुझे। तो चलिए x के स्थान पर आप 1/x रखेंगे तो 1/x के घात 4, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा। x के स्थान पर मैंने 1/x रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/x रखा है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। ठीक, अभी तक ये जो लिखा था ना, देखो जैसे मैंने केवल इतना लिखा तो मुझे इसको पॉलिनोमियल कहना चाहिए, और बराबर 0 करके लिखा तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। f(x) एक पॉलिनोमियल है, f(x = 0) एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसको पूरे को x के घात 4 से गुणा करना चाहिए ताकि ये बटे वाला चकल्लस हट जाए। तो चलिए x के घात 4 से गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे गुणा करने से कट जाएगा तो 1 मिलेगा। यहाँ पर x के घात 4 से गुणा करूँगा तो x के घात 3, x के घात 3 कट के सिंगल x ऊपर बचेगा। यहाँ पे x² बचेगा, 5x²। यहाँ पर 2x³ और यहाँ पे x के घात 4 बराबर 0। तो चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़ती से घटती घातों का, मतलब सबसे पहले बड़ी घात, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह से मैंने दिए हुए समीकरण में x के स्थान पर 1/x रख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिए हुए समीकरण के गुणांकों को देखिए जरा। 1, 2, 5, 2, 1, और इसके गुणांकों को देखें तो 1, 2, 5, 2, 1, मतलब गुणांक तो वही हुए। गुणांक पूरा का पूरा समीकरण हमको एग्जैक्ट सेम टू सेम मिल रहा है। आप देखो, इतना सारा तामझाम करने के बाद भी जो समीकरण मिल रहा है वो दिए हुए समीकरण के जैसा है। और ये समीकरण हमने कैसे प्राप्त किया? x के स्थान पर 1/x रख के प्राप्त किया। यानी कुछ तो खास है इस समीकरण में, जो x के स्थान पर 1/x रखने के बावजूद वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं हुआ, वापस आपको वही मिला। तो ये ऐसे खास समीकरण को बोलते हैं व्युत्क्रम समीकरण, यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन यही है, जिस समीकरण में x के स्थान पर 1/x रखने पर यदि उसमें कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, यानी कि व्युत्क्रम समीकरण। और ये जादू, ये मैजिक, या यूँ कहिए कि ये जो आपको स्पेशलिटी यहाँ पे दिखाई दी, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दिए हुए समीकरण में आप गुणांकों का एक बार फिर से अवलोकन कीजिए। 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 2, 1, 2, मतलब आगे से और पीछे से पढ़ने पर एक जैसा पैटर्न आपको नज़र आ रहा है गुणांकों का। आप देख लो, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 2, 1, उल्टा सीधा एक समान। तो ऐसे इसी कारण ही तो हमको वही इक्वेशन मिला है। तो ये व्युत्क्रम समीकरण की डेफिनेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं व्युत्क्रम समीकरण के प्रकारों की। ठीक है, तो ये जो व्युत्क्रम समीकरण आपने देखा वो एक प्रकार का हुआ, वो एक और प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मान लो कोई समीकरण है x के घात 5 माइनस 3x के घात 4 प्लस 2x³ प्लस 2x²
मतलब -2x², ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +3x - 1 = 0। थोड़ा सोच सोच के लिखना पड़ा है ताकि मैं जो आपको चीज़ बतलाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको अच्छे से बतला सकूँ। चलिए देखते हैं इस समीकरण में क्या खास बात है। क्या इसमें भी आपको गुणांक आगे पीछे से पढ़ने पर एक समान दिख रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं। 1 3, पहले मैं चिन्हों को फिलहाल मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, केवल गुणांकों को न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हुए मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो चिन्ह को भी मत देखो, ठीक है। 1 3 2 2 3 1, 1 3 2 2 3 1, 1 3 2 2 3 1, 1 3 2 2 3 1, मतलब कि गुणांक आगे पीछे से पढ़ने पर एक समान है। गुणांक तो एक समान है, लेकिन अब चिन्ह की बात करते हैं। यहाँ 1 है, पीछे -1 है, ये -3 है, ये +3 है, ये +2 है, -2, यानी कि आगे से और पीछे से पढ़ने पर गुणांक सेम है किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। सेकंड में -3 है, सेकंड लास्ट में +3 है, थर्ड में +2 है, थर्ड लास्ट मतलब कि पीछे से अगर थर्ड में देखें तो -2 है। यानी इसमें सामने से और पीछे से गुणांक समान है किंतु गुणांकों के चिन्ह अपोजिट है। तो ये भी एक व्युत्क्रम समीकरण है, लेकिन ये सेकंड टाइप का व्युत्क्रम समीकरण कहलाएगा। ये फर्स्ट प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण, प्रथम प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण, ये द्वितीय प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रथम प्रकार के व्युत्क्रम समीकरण में सामने से और पीछे से गुणांकों के क्रम समान होते हैं और चिन्ह भी एक जैसे होते हैं, जबकि द्वितीय प्रकार के व्युत्क्रम समीकरण में गुणांकों का जो पैटर्न है वो सामने से और पीछे से एक जैसा रहता है परंतु चिन्ह विपरीत रहते हैं। तो ये सेकंड काइंड का व्युत्क्रम समीकरण यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं व्युत्क्रम समीकरण अर्थात रेसिप्रोकल इक्वेशन के कुछ गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो इसको मैं किस तरह से लिखना चाहूँगा? मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँगा कि अगर कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑड डिग्री वाला यानी विषम घात वाला है और प्रथम प्रकार का है, प्रथम प्रकार मतलब आप समझ गए होंगे, सामने से और पीछे से गुणांक समान, चिन्ह भी एक जैसे, तो ऑड डिग्री का यानी विषम घात का कोई अगर प्रथम प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण है तो उसका कम से कम एक रूट तो -1 होगा ही होगा, इतना तय है। एक रूट के बारे में आपको जानकारी तुरंत मिल जाती है यहाँ से, -1 उसका एक रूट तो ये होगा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम तय है। मतलब उस समय वो समीकरण कितने डिग्री, ऑड डिग्री का है, लेकिन ऑड में 3 5 7 कितने भी डिग्री का हो सकता है। अगर वो व्युत्क्रम समीकरण है और फर्स्ट काइंड का ऑड डिग्री वाला है तो ये -1 जो है उनके रूट्स में से एक रूट तो आपको -1 मिलेगा ही मिलेगा, ये एकदम तय है। इस क्लू या इस हिंट की मदद से हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं। यदि कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑड डिग्री का है, सेकंड काइंड का है, ऑड डिग्री का सेकंड काइंड का है, तो उसका रूट्स, उसके जितने भी रूट्स होंगे उसमें से एक रूट तो आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा, ये एकदम तय है। ये 1 के रूप में आपको उसका एक रूट मिलेगा, अब उसकी डिग्री के हिसाब से उसके और अनेक रूट होंगे, लेकिन 1 जो रहेगा उनमें जरूर शामिल रहेगा, 1 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कब? जब इक्वेशन की डिग्री ऑड हो और वो सेकंड काइंड का रेसिप्रोकल इक्वेशन हो। सेकंड काइंड का बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा समीकरण जिसके आगे और पीछे से गुणांक एक जैसे हों लेकिन चिन्ह अपोजिट हो, चिन्ह जो है वो विपरीत चिन्ह हो, ठीक। यदि कोई समीकरण जो है इवन डिग्री वाला है और फर्स्ट काइंड वाला है तो उसके 2 रूट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी पक्की हो जाती है। उसके 2 रूट्स होंगे 1 और -1, ये एकदम तय है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमेशा काम आएंगी आपको। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे सामने अब एक क्वेश्चन आ चुका है। सॉल्व इतना, x के घात 5 माइनस 5 x के घात 4 प्लस 9 x के घात 3 माइनस 9 x का वर्ग प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये देखो कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है कि नहीं। अगर है तो कौन से काइंड वाला है, तो देख सकते हैं कि ये इसके गुणांकों को देखो आप, 1 इधर -1 -5 प्लस 5 9 -9, यानी कि सामने पीछे से पढ़ने पर गुणांक तो बराबर दिख रहे हैं लेकिन अपोजिट चिन्हों वाले दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड काइंड का रेसिप्रोकल इक्वेशन है और इसकी डिग्री ऑड है। तो ऑड डिग्री वाला सेकंड काइंड का इक्वेशन एक रूट 1 तो रखता ही रखता है, इतना तय हो गया। देखो डिग्री 5 है तो ऑड डिग्री हो गया। सेकंड काइंड के, क्योंकि आगे पीछे से गुणांक समान है लेकिन विपरीत चिन्ह वाले, देखो 1 है -1 है, -5 प्लस 5 अपोजिट हो गया, प्लस 9 इधर क्या है -9 तो अपोजिट चिन्ह हो रहे हैं। ये प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, तो सामने और पीछे से गुणांक जो है वो समान किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं, इसलिए सेकंड काइंड का ये ऑड डिग्री वाला है। तो इसका एक रूट 1 तो होगा ही होगा। अब जब ये 1 अपने को एक रूट के रूप में मिल चुका है तो क्यों ना हम तुरंत इसका सिंथेटिक डिवीज़न करके इस इक्वेशन को अपन इसका एक फैक्टर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तय हो गया कि ये पूरा लिखिएगा आप कि दिया गया समीकरण ऑड डिग्री वाला सेकंड काइंड का रेसिप्रोकल इक्वेशन है, अतः x = 1 इस इक्वेशन का एक रूट होगा। जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 से इसका सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो मैं इसके सीधे गुणांकों को लिखता हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं, 1 -5 9 -9 5 -1 1 -5 9 -9 5 -1। और उसके बाद मैं ये लाइन खींचूंगा और चूंकि 1 इसका एक रूट है इसलिए 1 को मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 -5 9 -9 5 -1 और 1 इसका एक रूट मिल चुका है, तय हो चुका है ये बात यहाँ से, तो 1 को यहाँ लिखूंगा। अब चलिए सिंथेटिक डिवीजन अपन करते हैं। पहले वाले को जस का तस लिखेंगे, 1 को जस का तस, 1 एकम 1 -4 -4 एकम -4 5 5 एकम 5। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अपन सिंथेटिक डिवीजन बहुत अपन पढ़े हुए हैं, इसकी मदद से अनेक सारे सवालों को बनाए हुए हैं अपन। तो 5 एकम 5, फिर ये -4 -4 एकम -4 5 -4 1, फिर 1 एकम 1 और ये लास्ट में आया 0। फिर से एक बार देख लो, कुछ नहीं है, 1 को 1 लिखे, फिर जो यहाँ मिलते जाएगा उसको यहाँ गुणा करके यहाँ लिखते जाना है। 1 एकम 1, दोनों को जोड़ो, -5 + 1 -4, फिर -4 एकम -4, फिर दोनों को जोड़ो, +9 -4 दैट इज +5, फिर 5 एकम 5 -9 + 5 हो गया -4, -4 एकम -4 5 -4 1, 1 एकम 1 -1 + 1 0। अब यहाँ से आपका वो बचा हुआ टुकड़ा, बचा हुआ फैक्टर मिल जाएगा जिसके गुणांक इन्हीं लोग हैं। तो 1x की घात 4, क्योंकि आप 5 घात वाला दिया था, आपने एक रूट से उसका सिंथेटिक डिवीजन किया, अब 4 घात वाला बचेगा। 4x की घात 3 + 5x का वर्ग -4x + 1 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट वाली बात हो ही नहीं सकती, बहुत सरल है ये। अब इस समीकरण को देखो कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है कि नहीं, अगर है तो कौन से काइंड वाला है। देखते हैं इसमें से फिर एक आध कुछ ट्रिक मिल जाए। ये जो अपन प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हो सकता है कुछ और अपने को जानकारी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं। 1 1 -4 -4 5, यानी कि देखो 1 -4 5 -4 1 1 -4 5 -4 1, यानी कि आगे पीछे से जो है गुणांक वो तो एक जैसे ही, चिन्ह भी एक जैसे, देखो ++, +1 +1, सेकंड और सेकंड लास्ट में -4 -4, चिन्ह भी समान और
गुणांक भी समान, और फिर इधर तीसरे में और इधर तीसरे में 5। तो ये तो प्रथम प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण है, प्रथम प्रकार का है, फर्स्ट काइंड वाला ये व्युत्क्रम समीकरण है, फर्स्ट काइंड वाला रेसिप्रोकल इक्वेशन है और इवन डिग्री वाला है क्योंकि इसकी घात 4 है। तो इवन डिग्री वाले में फर्स्ट काइंड वाले के बारे में कुछ बात कही गई है क्या? तो देखने से पता चलता है कि इवन डिग्री वाले इक्वेशंस के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिखा है ये सेकंड काइंड है ना, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं इसको सुना रहा हूँ आपको। इवन डिग्री वाला कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन यदि सेकंड काइंड का है, सेकंड काइंड का, ठीक है, अभी मैंने किताब से अच्छा हुआ मैंने देख लिया तो मुझे मिस्टेक कहाँ था वो समझ में आ गया। तो सेकंड काइंड का अगर कोई इवन डिग्री वाला रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स 1 और -1 होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमको फर्स्ट काइंड वाला रेसिप्रोकल इक्वेशन मिला हुआ है, वो भी इवन डिग्री वाला। तो इवन डिग्री वाले में फर्स्ट काइंड के लिए ऐसा कुछ प्रॉपर्टी अपने को दिख नहीं रहा है। देखो ऑड डिग्री वाले के लिए अपने को फर्स्ट काइंड और ऑड डिग्री वाले के लिए सेकंड काइंड के बारे में प्रॉपर्टी अपने को पता है कि ये इसकी खासियत है भैया, है ना। लेकिन इवन डिग्री वाले के लिए यानी समघात वाले समीकरण के लिए जो कि प्रथम प्रकार का हो, प्रथम प्रकार का समघात वाला अगर कोई समीकरण हो तो उसके लिए यहाँ कोई ऐसा गुणधर्म नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इवन डिग्री के साथ सेकंड काइंड अपने को दिख रहा है, तो उसके बारे में अपने को जानकारी पता है। इसके बारे में नहीं पता क्योंकि ये इवन डिग्री लेकिन फर्स्ट काइंड का है। तो ऐसे समीकरण को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और क्योंकि व्युत्क्रम समीकरण तो है, इतना तो तय है, तो व्युत्क्रम समीकरण को एक अलग अंदाज में हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले और आखिरी वाले को पकड़ो, x की घात 4 + 1, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को पकड़ो और -4 कॉमन निकाल दो, तो x की घात 3 और इधर हो जाएगा x, फिर +5x² = 0। अब पूरे समीकरण में आप x² से विभाजित कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नया पैटर्न अपने को देखने को मिलेगा। देखिएगा ध्यान से क्या होता है आगे। x² से मैं भाग कर रहा हूँ, यहाँ पे x² से भाग करूँगा तो x की घात 4/x² कट के x² होगा, यहाँ पे 1/x² आ जाएगा। यहाँ पे x² से भाग करूँगा तो ऊपर एक x मतलब x बचेगा, और यहाँ पे x² से भाग करूँगा तो एक ठोक x करके नीचे 1/x हो जाएगा। यहाँ x² से भाग करूँगा तो पूरा x² कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। तो चलिए मैं अब x² का भाग दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है मैं देखूँगा। यहाँ पे x² से भाग देने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए x² से भाग दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे x² से भाग देंगे तो x² कट करके x² बचेगा, क्योंकि 4 घात है तो 2 घात कट के 2 घात बचेगी। x² + 1/x², और वहाँ पे आप देख सकते हैं फिर -4 दिया हुआ है, -4, और x³ में x² का भाग दोगे तो x, और फिर +1/x आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे x² का भाग दोगे तो x बचेगा, और यहाँ पे x² का भाग दोगे तो x कट करके 1/x बचेगा, और यहाँ पे x² का भाग देंगे तो 5 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सॉल्व कर लो इसको। एक काम करते हैं, x + 1/x को मैं y मान लेता हूँ। क्यों? देखो अब सेम मिला, देखो 2 घात 2 घात 1 घात 1 घात, तो इनको अपन रूपांतरण कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो x + 1/x को आप y मान लो तो इधर ये पूरा y हो जाएगा, और इसको आप दोनों ओर वर्ग कर लो तो इसके लिए भी अपने को उपाय मिल जाएगा। दोनों ओर वर्ग करोगे तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो ये कटेगा और 2 उधर पलटेगा, तो x² + 1/x² का मान मिलेगा y² - 2। ये अपन माना करके यहाँ लिखते हैं। तो x² + 1/x² का मान y² - 2, तो यहाँ पे अपन रख देंगे उसको। तो इसके जगह रखेंगे y² - 2,
-4, इसकी जगह रखेंगे अपन y, और +5 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये बनेगा। अब आप देख सकते हैं y² -4y, और ये हो जाएगा आपका 5 में 2 गया 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो -3y -y, क्योंकि -4y होता है और 3 × 3, इस तरह से y कॉमन निकलेगा, y -3, -1 कॉमन निकलेगा, y -3 बराबर 0। तो इस तरह से आपका y का 2 वैल्यू आएगा, 1 और 3। अभी तो 1 और 3 y की वैल्यू आई, आपको तो x की वैल्यू पता करनी है। तो y की वैल्यू को आप बारी बारी से जाइए और यहाँ रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब y = 1 लेंगे, तब यहाँ पे y = 1 रखो, तो क्या मिलेगा आपको, x + 1/x = 1। अब इसको सॉल्व करो, तो ये x² + 1/x = 1, x², सीधा मैं लिखता हूँ एकदम, ये एकदम ऐसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसा भी चाहो प्लस माइनस वाला सूत्र लगा लो। x = -b + -√b² - 4ac / 2a। तो ये 1 - 4 दैट इज आपको मिलेगा -√3i√3/2। तो ये 2 रूट्स आपको यहाँ से मिल गए। और जब y = 3 ले करके अपन यहाँ y = 3 रखेंगे, तब क्या होगा देखते हैं। जब y = 3 लेंगे तो x + 1/x = 3 होगा, और ये x² + 1/x = 3, x² - 3x + 1, तो यहाँ से आपको x बराबर -b + -b² - 4ac/2a, तो 3 + -√5/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 रूट्स आपको यहाँ मिले, 2 रूट्स यहाँ मिले, और एक रूट शुरुआत में 1 मिल चुका था अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बनता है। हमें पूरी उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछिएगा। आपके पास अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी सवाल को लेकर के कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, तो सीधे आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से 8871420304। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, उस सवाल को आपको बना करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास होमवर्क देखिए फ्रेंड्स, सवाल भले बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन अपने को जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जो है हो सकता है रेसिप्रोकल इक्वेशन से जब कोई सवाल आए, तो देखो अगर मान लो यहाँ पे जैसे हमने इसके फर्स्ट रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करी 1, तो वो इन चीज़ों से प्राप्त हुई अपने को। अगर ये पता ना रहता तो हम लोग पहला रूट भी निकालना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है ना। हम लोग को वैसे पूरा इक्वेशन सॉल्व करना था। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल देता हूँ आप लोग को मैं, इसको आपको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन आपको मैं देता हूँ यहाँ पे, 16y⁴ माइनस 170y⁴ प्लस 357y² माइनस 170y प्लस 16 = 0। भले थोड़ा भारी टाइप का आपको ये समीकरण लग रहा है, लेकिन ये आपसे इजीली बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स। इस तरह से आपके जो सिलेबस है, एपी का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के हमने लगभग सभी टॉपिक्स, लगभग क्या पूरे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं।
अगर कोई टॉपिक रह गया हो, कोई टॉपिक छूट गया हो, या आपके जो डाउट्स हैं वो आप बिल्कुल बताइएगा। आपके डाउट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, तो आप बिल्कुल डाउट्स बता सकते हैं। और हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो कि इस पूरे चैप्टर से इंक्लूडेड रहेंगे, इसके क्वेश्चंस, ठीक है। आपको उनको ट्राई करना है फ्रेंड्स। निम्नलिखित समीकरण के मूलों को ज्ञात करो इतना जबकि इसके दो मूल बराबर हैं। मतलब ये आपके लिए हिंट रहता है, ये आपके लिए क्लू रहता है। x³ - 7x² + 36 = 0, जबकि एक मूल दूसरे से दुगुना है। ठीक है फ्रेंड्स। ये तीसरा सवाल, 2x³ - x² - 22x - 24 = 0, जबकि उसके मूल 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब उसके दो मूल है ना, उसके दो मूल 3:4 के अनुपात में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 सवालों को आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक, और दे देता हूँ एक आध दो। x³ + x² - 16x + 20 है ना, ये 20 = 0, जबकि दो मूलों का अंतर 7 है। और 5वां सवाल आपको देता हूं मैं, यदि समीकरण x³ - px² के मूल GP में है, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। यदि इस समीकरण के मूल गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बतलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक सवाल है। यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो एक्चुअली यहाँ पे माइनस है, तो आप मान ज्ञात किएंगे इसका α² β² + γ², 1/α² β², 1/β² γ²। ये इसका मतलब इन दोनों का आपको मान ज्ञात करना है। यदि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो
इतने क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इनको आपको बनाना है। ये टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, अब कल से हम हमारा अगला टॉपिक जो है सीरीज़, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ अर्थात श्रेणियों का अभिसरण, तो उसको हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि नया दिन नया टॉपिक को नए दिन से हम शुरू करेंगे। इन सभी सवालों में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमें बताइएगा। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अब हम नए क्लास में, मतलब अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।